चैम्बर ऑफ कॉमर्स पानीपत के द्वारा एक भव्य मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा, शहरी विधायक प्रमोद विज और सांसद महोदय को भी बुलाया गया। हालांकि सभा में आने का निमंत्रण तो उपायुक्त सुशील सारवान और मेयर अवनीत कौर को भी दिया गया था, लेकिन वो किन्हीं कारणों से मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा बुलाई गई इस मीटिंग का मेन उद्देश्य व्यापारियों की समस्याओं को जनप्रतिनिधियों के सामने रख उनका समाधान करवाना था। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान विनोद खंडेलवाल के साथ साथ चैम्बर के सभी सदस्यों द्वारा आए हुए जनप्रतिनिधियों का फूलों के गुलदस्ते दे स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधान विनोद खंडेलवाल और संस्था के अन्य पदाधिकारियों के साथ साथ बहुत से सदस्यों ने भी अलग अलग समस्याएं जनप्रतिनिधियों के सामने रखी, जिनके लिए जहां एक और शहरी विधायक प्रमोद विज व सांसद महोदय ने इन समस्याओं का समाधान करवाने के लिए कोशिश करने की बात कही, वहीं ग्रामीण विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि जो भी समस्याएं उनके सामने रखी गई हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा, क्योंकि जनता ने उन्हें चुनकर इसीलिए विधायक बनाया है कि उनकी मूलभूत सुविधाओं का समाधान करवा सके, ताकि जनता भी सुकून की जिंदगी जी सके। मैं ये बात कह रहा हूं कि जो 8800 में प्लाट भारी पड़ रहा था, उसकी बोली में भाई साहब ने कहा मैंने 17,000 में वो प्लाट लिया, तो फिर गिला शिकवा किस बात का कर रहे हो? गिला शिकवा ना करो। मैं ये नहीं कह रहा कि हम रेट बढ़ा चढ़ा के कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं। इंडस्ट्री को, जिसको व्यवस्थित इंडस्ट्री लगानी है, उसके बेनिफिट के लिए कोई बड़ी बात नहीं, कंसेशनल रेट के ऊपर प्लाट मिलना चाहिए। मैं सहमत हूं, मैं भी एक व्यापारी परिवार से हूं, वो अलग बात है मेरे इंडस्ट्री चली नहीं, मेरी फेल हो गई लेकिन नॉलेज तो सारी है ना, एनपी अकाउंट हुआ, नॉलेज तो सारी होगी ना, तो नॉलेज सारी है मेरे को। लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें मैं ईमानदारी से कहता हूं, पानीपत के हित में अभी हम दोबारा प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क डेवलप हो। मैं प्रयास कर रहा हूं, मैंने स्मृति ईरानी जी थी, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया, प्रॉपर फॉलो अप करो। डे टू डे हम रोज बैठते हैं, 12-12, 15-15, 18-18 घंटे ऑफिस वर्क करते हैं, काम करते हैं। आपके साथ हम कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं, ताकि ये नहीं कि आप अगली बार, लालच नहीं है अगली बार हमारे को चुनो, अगली बार और कोई बढ़िया चुन लियो, थारा बीच में रह भी जाए तो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं करता। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब हम ना भी रहे तो आप याद करो कि यार हमने उनको बनाया था, उन्होंने ईमानदारी से काम करने की कोशिश की थी। सिर्फ इतनी शाबाशी हम आपसे चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। एक दो बातें करता हूँ कि समस्या आपने बताई, संजय जी ने उसका हल भी बताया, या कैसे कार्रवाई करनी चाहिए, कैसे अलग अलग कमेटियां बननी चाहिए। आपसे 2-3 बात मैं साझा करके जाना चाहूंगा कि आपकी जो फायर स्टेशन की समस्या लगभग वो फाइनल हो चुका है। उसके लिए हुड्डा ने जो जगह दी थी, हमारे को 2 एकड़ जगह दी है महिपाल जी की विधानसभा में, सेक्टर 25 पार्ट 2 के अंदर। जब वो 25 पार्ट 1 से पार्ट 2 में जाते हैं, खादी आश्रम से सामने क्रॉस करते लेफ्ट हैंड साइड को जगह 2 एकड़ दे दी गई है। एचएसवीपी ने लेट इसलिए हो रहा है ये थोड़ा सा, मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 15 दिन में सॉल्व हो जाएगा। गुड्डा ने हमारे से उसकी पेमेंट मांगी, नगर निगम से उसकी पेमेंट मांगी। नगर निगम के पास इतना पैसा है नहीं। इस काम को इसे डीसी देख रहे थे पहले, अब इस काम को उमा शंकर जी देखते हैं, चेंज हुआ है थोड़ा सा ऊपर। तो जो पेमेंट होनी थी वो पॉसिबल नहीं। फिर माननीय मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिपार्टमेंट की मीटिंग करवाई और माननीय मुख्यमंत्री ने डिसीजन दिया था कि इंटरचेंज इस लैंड को डिपार्टमेंट रोड मनी कर दिया जाए। तो उसकी कार्रवाई हो रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि फायर स्टेशन आपका जैसे लैंड की अलॉटमेंट होगी, बहुत जल्दी फायर स्टेशन का काम हम शुरू कर देंगे वहाँ पे। हाँ, बहुत सारी समस्याएं आई है निकल के सामने। ऐसा नहीं कि हम लोगों को उन समस्याओं का ज्ञान ना हो या पता नहीं हो। ठीक है, किन्हीं कारणों से कुछ काम में डिले हो रहा था। डिले का कारण सबसे बड़ा कोरोना भी रहा है, उसके बाद कुछ फाइनेंशियली दिक्कतें भी आई हैं, मगर अब उन कामों को हम बहुत तेज़ी से उन कामों को कराएंगे। थोड़े बहुत काम बचते हैं, उनको कराएंगे। किस तरह की समस्या आप आगे रखी है व्यापारी में? देखिए, अलग अलग तरह की समस्याएं हैं। कुछ आदरणीय सांसद महोदय के लिए थी, कुछ आदरणीय विज साहब के लिए थी, कुछ हमारे लिए भी थी।
अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी में अलग अलग हिसाब से, कुछ सेंटर की प्रॉब्लम है, कुछ स्टेट की प्रॉब्लम है, उनका हम लोगों ने बहुत सारा का निराकरण भी किया है। मगर कुछ काम ऐसे भी बचते हैं कि जिसमें रोड्स की प्रॉब्लम है, लाइट्स की प्रॉब्लम है, कुछ पार्क्स की भी कुछ जगह प्रॉब्लम्स है। ऐसे कुछ डेवलपमेंट से संबंधित कुछ कामों की दिक्कतें अभी बची हुई है, वो हमें पता है बची हुई है। मगर ऐसा नहीं है कि भाई वो इतनी भयंकर रूप धारण ले कि भाई उसके कारण दिक्कत है। मगर दिक्कत तो दिक्कत ही होती है। फिर भी जो समस्या है उनका निराकरण कराना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ये वाला जो कर दे सुस्त है। महिपाल जी, आपसे एक बात जानना चाहूँगी। मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि हरियाणा में कहीं भी अवैध कब्जा नहीं रहने देंगे, लेकिन पानीपत में एक ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी है, उसकी 16 एकड़ ज़मीन पे नाजायज कब्जा किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है। इसके लिए क्या कहोगे? देखिए, वो सोसाइटी के लोग मुझे मिले थे, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में, उनके पॉलिटिकल जो सेक्रेटरी है उनके संज्ञान में मैंने मामला लेके आ गया हूँ जी। इसी मंगलवार को मैं गया था, तो मैं उनसे बात करके आया हूँ। उन्होंने कहा कि आश्वस्त किया कि अगर कोई इस तरह की बात है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसा महिपाल जी, उस पर लगातार हम लोग खबरें दिखा रहे हैं इंडिया की दहाड़ के माध्यम से। अभी कुछ दिन पहले ही हम गए थे, तो वहाँ पे 1 एकड़ ज़मीन पे तो दीवार खींच दी गई है, और दूसरा एक सोनी बिल्डर कंपनी है, वो वहाँ से सड़क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार देखो, मैं तो चुनाव में गया हुआ था, बाद में जब मैं आया तो कुछ लोग मेरे से मिले थे। जी। मिलने के बाद ही मैंने उनको कहा था कि भाई आप अपनी एक मुख्यमंत्री जी के नाम एक रिप्रेजेंटेशन दे दो। वो दे के गए थे, मैंने वो आगे तक पहुंचा दी है। जाके एक बार देखते हैं कहाँ तक क्या बात है उसमें। तो क्या इसमें कोई कार्रवाई हो पाएगी, या फिर कोई अवैध कब्जा कर ही जाएगा उसमें? जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक मैं कुछ बोलूँ ये मेरे लिए ठीक नहीं है। सबसे पहले तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारे एक बहुत शॉर्ट नोटिस के ऊपर सभी मीडिया पानीपत का एकत्रित हुआ, और तीनों सांसद के अलावा विधायक भी जो है हमारे डीसी साहब और मेयर दोनों नहीं आ पाए किसी कारणवश। हो सकता है कोई व्यस्तता रही होगी, परंतु आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत समय के बाद किसी विधायक को या सांसद को इस ढंग से हमने बुलाया, क्योंकि विपुल गोयल के बाद ये मीटिंग उसके समय के बाद से हुई है। मगर जो मीटिंग विपुल गोयल जी के टाइम में हुई थी वो एक अलग टाइप की मीटिंग थी। मगर ये जो मीटिंग हुई आज जो है पानीपत की समस्याओं को लेके, आम जनता की समस्याओं को लेके हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से व्याख्या की गई। हमने सबसे पहले तो एक मुद्दा उठाया था कि सन 1957 से हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना होने के बाद हमारे पास आज दिन तक एक अपना ऑफिस नहीं है। हमने ऑफिस के लिए सबसे पहले तो जगह की व्यवस्था के लिए कहा, और इस बारे में मैं संजय भाटिया जी से स्वयं जाकर मिलकर उनको जो है रिक्वेस्ट की थी, और उन्होंने मेरे सामने ही वो व्यवस्था अपने सीएम साहब के मुख्य पेश की, और हमें विश्वास दिलाया कि बहुत जल्दी कोई ना कोई व्यवस्था आपके लिए की जाएगी। परंतु एक संस्था होने के नाते संस्था में जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो संस्था में मेंबरों के सदस्यों के द्वारा ही होता है। आज लगभग हमारे 400 मेंबर हैं। 400 मेंबरों से जो भी पैसा इकट्ठा होता है, हमारे जो भी मीटिंग होती है एक अच्छी जगह होती है। हम जब भी किसी को बुलाते हैं तो अच्छे ढंग से हमारे यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में व्यवस्था की जाती है। मगर यहाँ जब भी हम समस्याओं को रखते हैं, अधिकांश लोगों की वो समस्या रखते हैं जो आम समूह की होती है। आज देखा जाए तो शहर के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया 29 पार्ट 1, 29 पार्ट 2, ये सभी एरियाओं की रोडें, सड़कें बहुत अच्छे ढंग से डेवलप हुई। कोई समय था जब 29 सेक्टर के अंदर लोग जाने से भी घबराते थे, मगर आज वो भी रोड सब सही हुई। मगर अब देखा जा रहा है कि कुछ जो है जगह ऐसी है कि जिनके ऊपर अभी तक कोई भी काम नहीं हो रहा है। देखा जाए तो पानीपत के अंदर दरबार तो बनाए जा रहे हैं, मगर दरबार से आगे की रोड है आज भी बेघर पड़ी हुई है। इसी ढंग से 25 पार्ट 2 के अंदर 25 पार्ट 2 के अंदर एक गली तो बनाई गई, बाकी गलियों को छोड़ दिया गया। मैं विधायक जी से मैंने ये बात पूछी क्या, क्योंकि भाई ये जो चीज़ें हुई किस कंडीशनों में हुई, ऐसा, और दूसरी गली वालों ने ऐसा क्या किया कि जिसकी वजह से उनकी इंडस्ट्री के आगे की जगह को डेवलप नहीं किया गया। मगर इसका किसी के पास कोई जवाब नहीं था। मगर एक जवाब जरूर था जो है संजय भाटिया जी का, कि क्या आपने मेरे ध्यान में कभी ये बातें लाई। मैं हमेशा विभाग से संबंधित, जिस विभाग से संबंधित समस्याएं होती है हम लोग उन्हीं विभागों तक पहुंचाते हैं। मगर उन्होंने ये बात आज रखी है, तो मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय के अंदर अगर कोई भी हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स में ऐसी समस्या जनहित की आती है तो मैं निश्चित ही उनके ध्यान में लाऊंगा, जिससे उस समस्या का समाधान वो कर सकें। सर, ये तो बात हुई चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। एक
सवाल जो है समाज हित से जुड़ा हुआ, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक कहते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बात कही है कि कोई भी अवैध कब्जा नहीं रहने देंगे हरियाणा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद पानीपत में एक ITI ऑल इंडिया अंत्योदय सोसाइटी की जगह है 16 एकड़, उस पर कुछ शरारती तत्व अवैध रूप से कब्जा करके हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बारे में क्या प्रयास रहेंगे शहर के? ये देखिए, शहर की समस्या है, इसमें हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहीं भी नहीं है, क्योंकि न तो उस समस्या के लिए हम लोग कभी किसी भी हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स व्यापारी की वो समस्या को उठाती है जो अफसर और सरकार के संग होती है। हम सरकार तक वो बात पहुंचाते हैं कि जो सरकार के फायदे के लिए हो या सरकार से सरल रूप से उसको हल कराया जा सके। हमारा ये नहीं है कि किसी भी व्यापारी का कोई पैसा या जगह से संबंधित वाद विवाद है तो उसमें हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स कोई भी प्रकार का कोई सहयोग नहीं करता। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की आज मीटिंग थी और उसके अंदर अभी एक मुद्दा उठाया गया था कि बच्चों को सिखाने के लिए मशीनें नहीं हैं। तो आइए ITI के जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, अभी आप भी मीटिंग में थे, ये कहा जा रहा था कि मशीनें नहीं हैं बच्चों को सिखाने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? आप ITI में प्रबंधक हैं आप। पानीपत जिले में 9 ITI हैं जी। अभी कुछ ही वर्ष पहले बराना ITI खोली गई थी, जिसमें विभाग ने उसको केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को समर्पित करने की योजना बनाई हुई है। जी। उसके लिए हम चाहते हैं कोई भी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आगे आए और इंडस्ट्री को अडॉप्ट करे और इंडस्ट्री की नीड के मुताबिक हम मशीनें उसमें उपलब्ध कराएंगे और उसको एक अच्छा सा टेक्सटाइल का हब सेंटर बनाते हुए पानीपत जिले की शान को बनाना चाहते हैं। दूसरी बात, अभी पानीपत में इंडस्ट्री की डिमांड को देखते हुए 3 ट्रेड्स आई हैं जी। स्पिनिंग टेक्नोलॉजी, वीविंग टेक्नोलॉजी, वेट प्रोसेसिंग। तो ये तीनों यूनिट हमारे पानीपत जिले में चल रही हैं और उसके ऊपर अभी इसी वर्ष चुलकाना समालका में एक नई ITI खुली है, उसमें भी एक कंप्यूटर एडिड एम्ब्रॉयडरी एंड डिज़ाइन टेक्नोलॉजी ट्रेड आई है। उसमें अभी छात्रों का भी कोई रुझान उसमें नहीं देखने को मिला है। उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में ये इंडस्ट्री डिमांड के मुताबिक कार्य कर रहे हैं हम और इसमें इंडस्ट्री का सहयोग चाहते हुए इंडस्ट्री आगे आए, ITI को अडॉप्ट करे और इंडस्ट्री के मुताबिक सरकार उसको चलाएगी। सर, अभी आपने कहा कि बच्चों का रुझान नहीं है, क्या बच्चों को प्रॉपरली पता लग पाया कि ITIs खुल चुकी हैं? क्या इसका प्रचार प्रसार कुछ किया गया है? मैम, समय समय पर हर बारी जब भी काउंसलिंग आई थी पेपर में उसका प्रचार हुआ है, न्यूज़पेपर के माध्यम से, प्रेस मीडिया से, फेसबुक से इसका प्रचार चला है, परंतु बच्चों का उसमें कोई रुझान, उस ट्रेड में कोई दाखिला नहीं हो पाया इस बारी। उसके कारणों को ज्ञात कर रहे हैं और आने वाले वर्षों में वो एक मददगार साबित होगा पानीपत इंडस्ट्री के लिए। सर, इसके बारे में अगर आपने कोई जानकारी ली हो बच्चों से, क्या वजह है कि बच्चे क्यों नहीं आना चाह रहे इस लाइन में, कुछ जानकारी मिल पाई? नहीं मैम, बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बट समय हर चीज़ को इस्टेब्लिश होने में समय लगता है, वो समय लग रहा है। आने वाले समय में इसके रिजल्ट अच्छे रहेंगे और सराहनीय रहेंगे। कहीं सर ये तो नहीं है कि कहीं बच्चे अफोर्ड ना कर पाते हो इसकी जो फीस वगैरह है ITI की, या ITI के अंदर जो उनकी सुविधा की चीज़ें हैं उनको ना मिल पा रही हों, ये वजह तो नहीं है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं। फ़ीस हमारी बहुत नॉमिनल फ़ीस है सरकार की। सरकार बहुत कम पैसा चार्ज करती है, तकरीबन 135 रुपये 3 महीने की लेती है, 45 रुपये प्रति महीना लेती है वो। फीस का कोई इशू नहीं है और जहाँ तक अन्य सुविधाएं हैं सरकार पूरी मुहैया कराती है। शुभ नाम सर आपका? डॉक्टर कृष्ण कुमार, जिला नोडल अधिकारी पानीपत। तो देखिए, डॉक्टर कृष्ण कुमार हमारे साथ, जिनका कहना है कि ITI जो है हमारे यहाँ पर ज़िले में काफ़ी मात्रा में खुली हुई हैं और विशेषता इंडस्ट्री के हब को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ छात्रों के लिए, लेकिन छात्र जो है अभी इसकी ओर आकर्षित नहीं हो पा रहे हैं। उसकी जो वजह है वो प्रॉपरली अभी पता नहीं लग पाई है। उन वजहों को जानने की कोशिश की जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं इंडस्ट्री के इस सेक्टर में आएँ और इंडस्ट्री के अंदर अपना जो है एक वर्चस्व स्थापित करें, क्योंकि पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी है और ये टेक्सटाइल के लिए जानी जाती है। ये तभी रह सकती हैं बरकरार अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है बाहर नौकरियां करने की बजाय इंडस्ट्री में आना पसंद करें। तो एक बार कृष्ण कुमार जी फिर से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सर, कुछ कहना चाह रहे थे आप? हाँ मैम, अभी भारत सरकार की एक स्कीम है ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग, जी, जिसमें अभी उद्योगपतियों ने डिमांड उठाई थी कि कंपनी में इंडस्ट्री की नीड के मुताबिक मशीनें नहीं है। जी, ड्यूअल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंतर्गत बच्चा 9 महीने मेरे पास रहेगा। अगर बच्चा 12 महीने का कोर्स करता है तो 9 महीने ITI में रहेगा, 3 महीने या 4 महीने वो उद्योग में रहेगा। तो बच्चा उनकी मशीनों पर, लेटेस्ट मशीनों पर कार्य करता हुआ, निपुणता हासिल करता हुआ उनके लिए एक वरदान साबित हो सकता है। इसके लिए भी मैं चाहूँगा इंडस्ट्री आगे आए और हमारे साथ DST में समझौता करे और समझौते में बच्चों को अपने मुताबिक ट्रेन करे और बच्चा उनके लिए, उनकी तरफ आकर्षित होगा और उनके लिए अच्छा रिजल्ट देगा।
ये कहना कि इंडस्ट्री ITI में मशीनें नहीं है, नई मशीनें नहीं है, ये वो एक बचने का तरीका लगता है मेरे को। उसके लिए सरकार ने एक अल्टरनेट निकाला है, उसके लिए इन्होंने DSC साइन करना होगा और बच्चे हैं इनके पास 3 से 4 महीने साल में आएगा और इनके लिए निपुण होते हुए इनके लिए कार्य करेगा। अच्छा सर, अभी आपने बोला कि 9 महीने बच्चा आपके पास रहेगा, 3 महीने इंडस्ट्रियलिस्ट के पास रहेगा। अगर वो 9 महीने तो आपके पास रहा, उसने सीखा और फीस दी, अगर 3 महीने इनके पास रहता है और काम सीखता भी है और करता भी है, तो क्या इनको कुछ मासिक भत्ता दिया जाएगा? मैम ऐसा है, सरकार इसमें इंश्योरेंस करवाती है। बच्चे को इंडस्ट्री में कोई दुर्घटना होती है, सरकार इंश्योरेंस उसको करवा के देती है और इंडस्ट्री इसके लिए पाबंद नहीं है कि बच्चे को कुछ ना कुछ मेहनताना दे। वो पाबंद नहीं है, सरकार के लिए कोई आदेश नहीं है बच्चे इंडस्ट्री को कुछ देना है। फिर भी इंडस्ट्री बच्चे को कुछ देना चाहे सराहनीय तौर पे, प्रोत्साहन राशि के तौर पे वो दे सकती है, उसमें सरकार का कोई पाबंदी भी नहीं है। तो देखिए, बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो भी ITI के सेक्टर के अंदर जाता है, बच्चा सीखने के लिए जाता है, 9 महीने उसको ITI में सिखाया जाएगा, जिस भी काम में वो इंटरेस्ट दिखाता है अपना, और उसके बाद वो फिर इंडस्ट्री के अंदर किसी भी उद्योगपति के पास रह करके अपने काम में निपुणता हासिल कर सकता है। और इसके लिए जो है ये उद्योगपति है वो बाध्य नहीं होंगे कि सीखने वाले को वो कुछ दे या ना दे, लेकिन सरकार की तरफ से एक बीमा जरूर उसका करवाया जाएगा। अगर इंडस्ट्री में काम सीखते हुए अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना होती है तो सरकार की तरफ से बीमा राशि उसके परिवार को अवश्य दी जाएगी, और अगर वो चोटिल होता है तो उसका इलाज भी करवाया जाएगा। बड़ी अच्छी बात है ये। और उद्योगपतियों द्वारा जो ये बात कही गई है कि प्रॉपर ITI में मशीनें नहीं है, उस बात का खंडन किया है कृष्ण कुमार जी ने। उनका कहना है कि ये तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखने के लिए वो ये बात करते हैं, बचने के लिए ये बात करते हैं, वरना तो ITI में मशीनों की कोई कमी नहीं है।